डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी, 9 मिनट। सभापति महोदय, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हलवाई का बेटा हूं, एक दुकानदार का बेटा हूं। तो मैं आज जो इस पर चर्चा करूंगा, एक अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पॉइंट के हिसाब से मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊपर है, हमारा किसान खुशहाल है, युवा को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को एक आम आदमी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा 4 पंक्तियों में। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं देश भर की अर्थव्यवस्था पर। हमें सिर्फ फिगर्स नहीं देखने, हमें फैक्ट्स भी देखने होंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि ये जाहिर करता है कि अभी तक 80 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाए कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हम ग्रोथ को जीडीपी से एक्सप्लेन करते हैं, जीडीपी का, लेकिन एक आम आदमी का क्या मतलब जाता है? गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी से उसका घर चलता है और इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने G20 का बहुत सफल आयोजन किया, ये गर्व की बात है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में से 111वें नंबर पर आते हैं। भारत सरकार का मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व भी कम हो तो हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था है जो भी मेरे हिसाब से 5 बुनियादी तत्वों से बनी है। सबसे पहले मैं दुकानदार भाई की बात करूंगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर दुकानदार परिवार है, 10 करोड़ से ऊपर। उनके साथ साथ मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा, जो हमारी 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं, बहनें, माताएं सेल्फ ग्रुप चलाती हैं, 20 करोड़। दूसरी तरफ यहाँ हम जाएं, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है और वहाँ पर 90% वस्तुएं चाइना की बनी हुई बिकी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया में हम अभी तक क्यों पीछे हैं। सिंपल आंकड़े बताते हैं, भारत चाइना से 57.51 बिलियन का इंपोर्ट करता है और सिर्फ डॉलर 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारी कैसी आत्मनिर्भरता है। मल्टीनेशनल अमेज़न और दूसरी कंपनियों ने भारत में आके हमारे दुकानदार भाई, हमारे सेल्फ ग्रुप वालों का बुरी तरह से प्रॉब्लम में ला दिया है, क्योंकि यदि वो कोई भी सामान इनके थ्रू बेचते हैं तो 30% कमीशन हमें अमेज़न को देना जाता है, जो कि विदेशी कंपनियों के विदेशों में जाता है।
हमारा दूसरा तत्व है किसान भाई हमारे। भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कर रही है और काफ़ी कुछ कर रही है, बट दूसरी तरफ अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1,70,00,000 सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60 हज़ार किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के थे। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74 करोड़ रुपये, 74,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोग्रेटिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊँगा, मजदूर वर्ग। देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80% मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और हमारा पांचवा तत्व आएगा MSME या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर MSME 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा मंत्री महोदय ध्यान दें। और कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा देश एक महान देश है, हम में क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सकें। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए MSP गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक ज़माने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए GDP का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूँगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा, जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं। बड़ी है दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर रेशमी चादर, कोई बिन कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी।